किताबें अपने आबा की सीरीज की एक दूसरी की दिलचस्प किताब है। किताब का नाम है तवारीख यादगार सूबेदार 1873 ईस्वी 1873। ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ इस किताब को। किताब के मुसन्निफ हैं सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम पांडे की ये उर्दू में लिखी गई किताब। पहले ये अवधी ज़बान में लिखी गई, फिर इसको अंग्रेज़ी में लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्गेट ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। फिर किसी हिंदुस्तानी के साथ लगा के इसको उर्दू में लिखा गया और उर्दू में शाये कराया गया। सीताराम पांडे सीधा साधा देहाती ब्राह्मण था और उन बरतानवी फौजियों में शामिल था जिन्होंने हिंदुस्तान को फतह करने में और कब्जा बरकरार रखने में अंग्रेज़ों की मदद की। वो 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी की पैदल रेजिमेंट में भर्ती हुआ और 48 साल की खिदमत के पूरे करने के बाद 1860 ईस्वी में रिटायरमेंट होने तक फौज में खिदमत अंजाम देता रहा। इस दौरान वो गोरखों, पिंडारियों, मराठों और सिखों से लड़ा। वो भरतपुर के किले पे धावा बोलने वाली फौज में भी शामिल था और अफगानिस्तान में कत्लेआम से दो चार होने वाली पहली मुहिम में भी शरीक था। यहाँ तक कि बगावत हिंद में भी उसने हक़ नमक अदा किया। उसका दावा था कि वो 7 बार जख्मी हुआ, 1 बार कैद हुआ और उसे बहादुरी के 6 तमगे अता हुए। इस तवील मुलाजमत के खात्मे पर अपने कमांडिंग अफसर के कहने पे वो अपने रोजनामचों की मदद से अपने तजुर्बों और मुशाहदों को लिखता रहा। वो डरता भी रहा कि कंपनी बहादुर कहीं उसकी किसी बात पे नाराज ना हो जाए, उसकी पेंशन न बंद कर दे। फिर भी उसने अपनी दास्तान लिखी। इसके इस दास्तान को बाज़ मौरिख कहते हैं कि सारी दास्तान सही नहीं है, मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन उस ज़माने में 48 साल फौजी खिदमत अंजाम देने के बाद ये किताब काबिल गौर ज़रूर है। जैसा कि अर्ज़ किया था, सीताराम को अपनी याददाश्तें लिखाने पे लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्गेट ने आमादा किया था। चुनांचे जब उसने याददाश्तें मुकम्मल कर ली तो उसने नॉर्गेट को भेज दी और जो छपवाई गई। बाद में इसे बरतानवी फौजी अफसरों के निसाब में भी शामिल किया गया और हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने वाले बरतानवी अफसरों को भी ये किताब पढ़ाई जाती थी। बरतानिया में जो उर्दू तर्जुमा महफूज है, इसमें लिखा हुआ है कि सीताराम साल में 2 मरतबा पेंशन लेने की रकम सियालकोट छावनी जाया करता था। एक बार कर्नल जेम्स टॉम्स नॉर्गेट की नज़र इस पर पड़ी। लिखते हैं कि दानिशमंदी इसके चेहरे से आया थी। वो जहादीदा शख्स नज़र आया तो उन्होंने चाहा कि कुछ हकीकत जाने, तो इस पर सीताराम ने नॉर्गेट साहब को अपनी कथा सुनाई, जीवन कथा। तो वो दंग रह गए और जब बूढ़े सिपाही ने बताया कि वो तमाम उम्र अपना रोजनामचा भी लिखता रहा है, तो कर्नल साहब इस डायरी को देखने के लिए मचल गए। सीताराम ने गांव वापस जाकर अपना वो रोजनामचा अपने बेटे के हाथ कर्नल साहब को भिजवा दिया। कर्नल नॉर्गेट लिखते हैं कि आज तक किसी हिंदुस्तानी सिपाही ने कोई तस्करा या तारीख ऐसी नहीं लिखी जो मैंने पढ़ी, लिहाजा मैंने इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करके कई 100 जिल्दें पर छपवाई, जो इतनी मकबूल हुई कि हाथों हाथ तकसीम हो गई। मुनासिब समझा कि उर्दू दान भी इससे मुस्तफ़ीद हों।
चुनांचे सन 1873 में मुंशी अब्दुल गफ्फार सिलसिलेदार की एयानत से इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया और नाम इसका रखा तवारीख यादगार सूबेदार। यहाँ इस दास्तान का खुलासा बयान किया जाता है। दरमियान में जहाँ कहीं दिलचस्प हिस्से आएंगे उन्हें यूं ब तू नकल किया जाएगा, जिससे उस वक्त की सियालकोट की उर्दू नसर निगारी का कुछ अंदाजा भी होगा। अब सूबेदार साहब बताते हैं, मेरा बाप अयोध्या का जमींदार था। मैं सन 1797 में 1797 ईस्वी में पैदा हुआ। 7 बरस को हुआ तो पंडित जी मेरी तालीम के वास्ते मुकर्रर किए गए। 17 बरस की उम्र तक खेती बाड़ी में बाप का हाथ बताता रहा। एक रोज मेरा मामू, जो सरकार कंपनी बहादुर की फौज में जमादार था, हमारे घर आया और फौज की मुलाजमत के ऐसे किस्से सुनाए कि मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं भी कंपनी बहादुर की नौकरी करूंगा। वालिदैन तो मुझे पंडित बनाना चाहते थे, मगर मेरे इस नए फैसले का सुनकर मेरी माँ ने अपना सर पीट लिया। मेरे पंडित जी जो थे, जो मुझे पढ़ाते थे, वो भी हैरान रह गए। अलबत्ता मेरे वालिद कुछ राजी थे। मामू ने जो मेरा शौक देखा तो किसी तरह माँ को रजामंद कर लिया। पंडित जी ने भी हाँ कर दी और मेरी जन्म पत्री देखकर सफ़र का शुभ लगन भी मुकर्रर कर दिया। चौथे रोज सुबह तड़के मामू के साथ रवानगी हुई। माँ आंसू पीकर बोली, सुधारो बेटा, जिस तरह पीठ दिखाते हो इसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाइए। मैं और मामू चल पड़े। रास्ते में कई जगह ठगों से मुकाबला करते हुए अकबराबाद पहुंचे, जहां मामू की पलटन मुकीम थी। मैंने पहली बार एक गोरे साहब को देखा। हमारे गांव में, देहात में गोरों के बारे में अजीब गरीब बात थी। मसला यही कि एक दरख्त पे अंडे लगते हैं जिनमें से गोरे पैदा होते हैं, और जो कोई जवान मेम हो तो वो परी होती है और बदसूरत मेम हो तो वो जादूगरनी होती है। तो इसी तरह हमारे गांव का एक बुढ़ा हजरत ताज बीबी के रोजे पे गया हुआ था। ताज बीबी के रोजे के मेले में गया हुआ था। वहां से वापस आके उसने बताया तो उसने एक साहब को देखा था, गोरा साहब को, जो परी के कंधे पे हाथ रखे हुए जा रहा था और उसका कंधा दबाए देता था ताकि कहीं परी उड़ न जाए। चुनांचे में बंगले पे हम पहुंचे, जहां का कमांडर साहब का बंगला था। मामू ने बताया कि ये सिपाही भर्ती होगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो भर्ती कर लेते हैं। मैंने देखा कि कमांडर साहब की दाढ़ी मूछें नहीं थी। ये तो बड़े शर्म की बात है कि आदमी को दाढ़ी मूछें ना हो। फिर कमांडर साहब ने वहां भर्ती के लिए जो नौजवान आए हुए थे सबको हुक्म दिया कि दीवार से अपने सर लगा के खड़े हो जाए। हम सब लोग जितने वहां भर्ती के लिए आए थे बशमूल मेरे डर गए कि कहीं हमें कत्ल न कर दिया जाए। इसके बाद साहब मौसूद ने मुझे एक डॉक्टर के पास देखा कि मैं इसका डॉक्टरी माना हो। उस डॉक्टर ने तो मुझे पकड़ के मेरे पेट में और सीने पे इतने मुक्के मारे, मुझे कहता रहा खांस दो। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी जब उसने ये कहा कि कपड़े उतारो। उसी कमरे में एक मेम साहबा अपने 2 बच्चों को अंडे खिला रही थी। अंडे खिलाना कितना बड़ा पाप है, ये तो मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ इस पाप की जगह से कि। और जब डॉक्टर ने कहा कि कपड़े उतारो तो मैं शर्म से भागा और बरामदे में पहुंचा। मेरा मामू आ गया, बोला क्या बात है। मैंने बताया कि ये लोग पाक के काम करते हैं और मुझे कहते हैं कि कपड़े उतारो। उसने कहा कोई इसमें बात नहीं है, तुम कपड़े उतार दो, कुछ नहीं होगा।
تو جب ڈاکٹر نے مجھے کلیئرنس چھٹی دے دی، اس کے بعد میری ٹریننگ شروع ہوئی. 3 ماہ تک مجھے ٹریننگ دی گئی اور ہم نے قواعد سیکھنے کی وجہ سے حوالدار سے بہت مار کھائی. مگر 3 مہینے کے بعد مجھے پلٹن رنگروٹوں سے الگ کر دیا گیا اور پلٹن بھیج دیا گیا. ہماری پلٹن میں 8 صاحب لوگ تھے. ہم سپاہیوں نے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام رکھا تھا. میری کمپنی کے کپتان کو کشتی کا بڑا شوق تھا، اس لیے ہم اسے پہلوان کہتے تھے. ایک صاحب لمبے تھے، ہم ان کو اونٹ کہتے تھے. ایک صاحب کو نواب کہتے تھے اور ایک صاحب کا ہم نے نام ڈیم رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ ہر بات پہ ڈیم فل کرتا تھا یا ہر بات پہ ڈیم کہتا تھا. کچھ عرصے کے بعد ہماری کمپنی نیپال گئی. نیپالی ہمارے ساتھ بڑی بہادری سے لڑے اور ایک رات خاموشی سے نیپالی وہ قلعہ چھوڑ کے چلے گئے، جس کا افسوس دوسری صبح صاحب لوگوں کو بہت ہوا کہ دشمن ہم کو فریب دے کر نکل گیا. صاحب لوگوں کا ہمیں قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب دشمن کا کوئی آدمی زخمی ہو جاتا تھا تو وہ اس کو نہ صرف تیمارداری کرتے تھے بلکہ پانی بھی پلا دیتے تھے. ایسا ہی ہوا. ایک دفعہ دشمن نے پانی پینے کے بعد پیچھے سے ہمارے ایک صاحب تھے، ان کے تلوار ایسی ماری کہ ٹانگ کٹ گئی اور ہاپر صاحب نام تھا ان کا. پھر ساری عمر وہ لنگڑاتے ہوئے. تو اسی طرح ایک افغان مجروح نے کی جاں بخشی کی. اس نے پانی مانگا. جیسے ہی صاحب پانی دینے کے لیے اس کو دیکھ کر پلٹا، اس نے پیچھے سے وار کیا اور صاحب زخمی ہو گیا. لیکن صاحب کہتا تھا زخمی کو مدد کرنا چاہیے. پلیز لائک دی ویڈیو، سبسکرائب، شیئر. تھینک یو.